हाँ, तो कुल चैप्टर 8 है, सेक्शन 34 है, एक्ट नंबर 57 है, 1994 का है, PNDT एक्ट। 20 सितंबर 1994 को इस पर सहमति मिली। इसके कुछ उद्देश्य हैं, खासतौर से 2 उद्देश्यों को समायोजित करता है। पहला ये गर्भधारण से पूर्व तथा उसके पश्चात लिंग चयन का प्रतिषेध करता है कि कोई भी सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा कि लड़का है कि लड़की है गर्भ के अंदर। प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के विनियमन का वो करता है, मतलब लिंग चयन का प्रतिषेध करता है और रेगुलेट करता है इनको, प्रसव पूर्व निदान तकनीकों को, कि अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है किसी को तो उस डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए अगर कोई उपचार चाहिए तो उन निदान विनियमन को रेगुलेट करता है कि आप उपचार करवा सकते हैं, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, स्कैनर करा सकते हैं, तमाम चीज़ें। दूसरा है लिंग अवधारण के लिए ऐसी तकनीकों के जिनके कारण स्त्री लिंगी भ्रूणवध हो सकता है, दुरुपयोग के निवारण करता है। देखिए, अब ये हमारे इंडिया की बड़ी विडम्बना है, हम लोग कितने भी शिक्षित हो जाएं अभी भी पढ़े हुए लोग ही इन गतिविधियों में ज़्यादा संलिप्त पाए जा रहे हैं। लड़कियां हो रही हैं, लड़कियों को हटवा देते हैं लोग, गर्भपात करवा देते हैं, इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। लिंग का पता लगाते हैं, कौन सा जेंडर है बच्चे का, लड़की है लड़का है, लड़का हुआ तो जन्म देना है, लड़की हुई तो मत करना है। इसको भी ये प्रिवेंट करता है, इसको प्रिवेंट करता है लिंग निर्धारण का, अवधारण का। जो कोई करेगा भ्रूणवध जो करेगा इसको प्रिवेंट करेगा, मतलब दांडिक प्रोविजन किए जाने की बात है यहाँ पे। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह 1 जनवरी 1996 से 2 साल बाद लागू हुआ था, 1 जनवरी 1996 को। आगे बढ़ते हैं। 21 परिभाषाएं क्लॉज 1 में, सेक्शन 2 में दी गई हैं। 2A में समुचित प्राधिकारी दिया गया है, 2A में समुचित प्राधिकारी। अब समुचित प्राधिकारी से क्या तात्पर्य है? समुचित प्राधिकारी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, कैसा व्यक्ति जो धारा 17 के अधीन नियुक्त किया गया है। धारा 17 के अधीन नियुक्त व्यक्ति ही समुचित प्राधिकारी के अंतर्गत आता है। धारा 17 के अधीन नियुक्त व्यक्ति समुचित प्राधिकारी है। बोर्ड 2B में बोर्ड है, बोर्ड से धारा 7 के अधीन केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड है। धारा 7 में जो गठित है केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड है, आपको ऐसे ही थोड़ा याद रखना है, क्वेश्चन आएगा। PNDT एक्ट की धारा 2B में बोर्ड शब्द से विपरीत है, उसके विकल्प रहेंगे 4, इसमें से एक विकल्प रहेगा PNDT एक्ट की धारा 7 के अधीन गठित केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड। तो यही आपको टिक लगाना है, इस तरह का उठिए। 2BA में गर्भ उत्पाद है, से गर्भधान से जन्म होने तक का विकास, गर्भधान से जन्म होने तक का विकास, कि किसी भी प्रक्रम पर गर्भधारण का कोई उत्पाद जिसमें अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली या भ्रूण या गर्भ सम्मिलित है। अब ये थोड़ा आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा, गर्भ उत्पाद, कॉन्सेप्टस। कॉन्सेप्टस वो है जो फर्स्ट स्टेज रहती है, हम लोग जानते हैं, जैसे साइंस बायोलॉजिकल अगर इम्पैक्ट हम लोग बात करें थोड़ी, फर्टिलाइजेशन के बाद जो भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का एक शेप होता है 9 मंथ तक, एक जो शेप का आकार है जो बायोलॉजिकल अपन लोग पढ़ते हैं, ये सारा जन्म होने तक का, फर्टिलाइजेशन से जन्म होने तक की जो गतिविधि है उसको कॉन्सेप्टस बोलते हैं। इसमें भ्रूण झिल्ली, भ्रूण और गर्भ सम्मिलित है। अब भ्रूण झिल्ली, भ्रूण और गर्भ, ये थोड़ी एक इससे जुड़ी हुई चीज़ें, फोएटस, एम्ब्रो और एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन्स। आपने देखा ना, एक जब किसी का जन्म हो तो ज़्यादातर लेडीज़ों को एक चीज़ ज़्यादा बेहतर पता होती है। गॉड सबको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके ही भेजता है, मैं आपको बताऊं तो बच्चा क्या होता है, एक झिल्ली में रहता है जिसके अंदर पानी रहता है, जो सर्कुलेट में रहता है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, ऐसा कुछ रहता है उसमें। तो जन्म होने पर तो ये सारी चीज़ें भी कॉन्सेप्टस के अंतर्गत आएंगी, एम्ब्रो भी आएगा और फोएटस भी आएगा, मतलब सारी चीज़ें कॉन्सेप्टस कहलाती हैं गर्भ के संबंध में। भ्रूण 2BB में भ्रूण है, भ्रूण को एम्ब्रो बोलते हैं। अब एम्ब्रो देखिए क्या होता है, यहाँ लिखा है गर्भधान के पश्चात 8 सप्ताह 56 दिन के अंत तक कोई विकासोन्मुखी मानव जीव। अगर मान लीजिए आप किसी को हॉस्पिटल दिखाने गए, गर्भवती महिला को,
और डॉक्टर ने सोनोग्राफी किया, उस पर लिखा है हाँ इनके एम्ब्रो में थोड़ी प्रॉब्लम है, एम्ब्रो का विकास प्रॉपर लिमिट टाइम में नहीं हो रहा है। कुछ दवाइयाँ लिखते हैं, उसका वो कीजिए, कुछ चेकअप कराने पड़े। नॉर्मली है चेकअप, तो उनका एक धंधा ही हो गया है। वैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले सोनोग्राफी करवाई वाइफ की, उनको कुछ दर्द था पेट में, तो उन्होंने कहा चलो दिखा लेते हैं, डॉक्टर को दिखाया, NPN खरे को सोनोग्राफी कराई। तो कितना 800 रुपये यहाँ पे शायद रेट है, 800 रुपये में उन्होंने स्कैन विथ पिक्चर वाला सोनोग्राफी की। तो ये देखिए 8 वीक्स, यहाँ पर गर्भवती स्त्री की बात कर रहे हैं। 8 वेट उनका नसें फूली हुई थी पेट में, इसलिए डॉक्टर ने कहा एक बार दिखा लीजिए अंदर से कोई स्टोन विस्टोन ना आ गया हो। तो यहाँ पे 8 वीक्स 56 डेज, हम लोगों को पता है जैसे 4 महीने 8 महीने ऐसा बोलते हैं, हार्ट बीटिंग करने लगता है बच्चे का, पता चल जाता, गर्भ का एहसास होने लगता है। तो 8 वीक्स जो 56 दिन की जो कैटेगरी है फर्टिलाइजेशन से, उसको अपन एम्ब्रो बोलते हैं। अगर एम्ब्रो लिख रहा है तो अंडर 56 डे है आपको गर्भ, ये मान के चलिए। और अगर फोइटस लिखा उसने तो 2 BC में फोइटस है गर्भ। अब गर्भ क्या कहलाता है? फोइटस गर्भदान या सृजन से अनुगामी 57वें दिन से प्रारंभ होकर जिसमें कोई ऐसा समय अपवर्जित करके जिसमें उसका विकास निलंबित रहा हो और जन्म पर समाप्त होने वाली इसकी विकास की अवधि के दौरान कोई मानव जीवित है। ये 57वें दिन से शुरू होता है। अब 56 दिन समाप्त हो जाते हैं तो 57वां दिन लगता है, 57वां दिन लगता है, तो इसको अपन फोइटस बोल देते हैं। और ये कब तक चलता है फोइटस? वो प्रिस्क्रिप्शन में आपका मान लीजिए कोई लेडीज है 60वें दिन गर्भ धारण करने के 60वें दिन जाती है, कहाँ पे जाती है? डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर सोनोग्राफी करता है तो वो लिखेगा आपके पर्चे में फोइटस, फोइटस, फोइटस स्टेटस नॉर्मल, इस तरह के आएंगे वहाँ पे। और आपके ब्लड ग्रुप HB हीमोग्लोबिन वगैरह ये सब देखेंगे, कैसे हीमोग्लोबिन और आयरन वगैरह की मात्राएं दी जाती हैं महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, इतना तो अपन लोग जानते हैं। तो ये गर्भ कहलाता है। फोइटस क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है। फोइटस क्या होता है? 57वें दिन से जन्म होने तक का। किसी के बच्चे 8 महीने में हो जाते, किसी के 9, किसी के 9.5। अब मेरा भतीजा हुआ है, लो मम्मी ने पता नहीं क्या नाम रखा है, कुछ ऐसी अटपटा सा नाम रखा है, ये निर्जन मिर्जन पता नहीं क्या नाम रखा है, अभी तो मैं गया नहीं काफ़ी दिन से घर। तो वो कितने दिन में हुआ है आपको बताएं? 9.5 से 10 महीने में हुआ है। जी अलग अलग रहते पेरेंट्स, कुछ हार्मनी होते पेरेंट्स के, कुछ हार्मोन्स होते हैं इस तरह के, क्योंकि माता पिता के बच्चे ऐसे हुए हैं लेट, बच्चों के भी बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे 57वें दिन से जब तक जन्म नहीं हो जाता तब तक की अवधि को यहाँ पे फोइटस बोलते हैं। एम्ब्रो उसको बोलते हैं। गर्भ फर्टिलाइजेशन से लेके 56वें दिन तक एम्ब्रो कहा जाता है। और कॉन्सेप्टस किसको बोलते हैं? कॉन्सेप्टस पहले दिन से जन्म होने का विकास है, जो स्टेज बाय स्टेज अपन देखते हैं, जब तक जन्म नहीं हो जाता वो कॉन्सेप्टस कहलाता है। 2C में आनुवांशिक सलाह के अंदर, अब यहाँ पे सलाह दी जाती है ऐसे रोगियों को, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तमाम दिक्कतें हैं, तो यहाँ पे सलाह दी जाती है। आनुवांशिक सलाह के अंदर 2C में है। 2D में आनुवांशिक क्लिनिक है। यहाँ पे आनुवांशिक क्लिनिक में क्या होता है? यहाँ पे भी वो स्कैन में स्कैन करते हैं, ये सारी सुविधाएं रहती हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, इमेजिंग मशीन, स्कैनर, इन सब का उपयोग करके चेकअप किए जाते हैं। क्या है? आनुवांशिक जेनेटिक हम लोग देखते हैं ना। अब एक मैं कोई पिक्चर देख रहा था, तो उसमें क्या होता है कि वो एक कपल के बच्चे नहीं होते हैं, तो वो डॉक्टर इलाज करता है, तो वो कहता है पति में कमी है, पत्नी में कमी नहीं है, टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकता है। तो सैरोगेसी का भी इतना वो कर दो। मैं कल पढ़ रहा था, इसने करीना कपूर ने किताब लिख दी है, बताओ। सैरो उसके गर्भवती थी उस दौरान इसने किताब लिखी है कोई, पता नहीं क्या, हाँ ऐसी कोई किताब लिखी है। वो एक पेज में आप लोगों को इसमें डालूंगा, फेसबुक पेज पे पढ़िएगा उसको। तो उसने किताब लिख दी है, बताइए। इतने बुद्धिजीवी लोग किताब भी लिख रहे हैं। खरीदेंगे आदमी, पढ़ेंगे कैसे? उन्हें दाम अपना दिया है, लिखवाया किसी से होगा, इस तरह का रहता है। आनुवांशिक प्रयोगशाला 2E में आनुवांशिक प्रयोगशाला है। कैसे? इन सबको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। आनुवांशिक प्रयोगशाला से क्या है? अब प्रयोगशाला में क्या होता है? आप मान लीजिए मेरी लेबोरेटरी है,
तो आप क्या आएंगे, आप आएंगे खून, नॉर्मल चीज़ें जो चेकअप होते हैं उनके सैंपल देंगे, चेकअप करवाएंगे। तो वो यहाँ है, नमूनों का विश्लेषण करना, परीक्षण करना, ये इसका पर्पज होता है। इनके पास भी अल्ट्रासाउंड मशीनें वगैरह होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं जिनके तहत ये क्या करते हैं, डिसेबिलिटी का निर्धारण करते हैं किसी प्रकार का। इसके बाद 2F है, आपने देखा गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट को डिफाइन किया गया 2F में। अब गायनेकोलॉजिस्ट कैसे होगा, जैसे आप बोलेंगे विक्रम सर का में स्पेशलाइजेशन है विक्रम सर का, तो मैं आपको बता दूं मेरा LLM क्रिमिनल लॉ से है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल से। तो क्रिमिनल लॉ में मैं स्पेशलाइजेशन हूँ। इंदौर में ज़्यादातर लोग आपको कॉर्पोरेट लॉ में मिलेंगे, बिजनेस लॉ में मिलेंगे, मेरा क्रिमिनल लॉ में था। क्रिमिनल लॉ में कम थे, मैं IAL में था तो मैं था, एक आध लोग और क्रिमिनल लॉ में थे, तो मेरा वहाँ इंप्रेशन बढ़िया था। तो क्रिमिनल लॉ मेरा स्पेशलाइजेशन, यहाँ कॉर्पोरेट लॉ भी होता है। तो ये आप थोड़ा यहाँ पे समझिएगा। स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के लिए क्या होना चाहिए। अब विशेषज्ञ मुझे बोल सकते हैं ना, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, PhD परस्विंग चल रहा है, विषय विशेषज्ञ हैं लॉ में, PG की है, तो कम से कम PG तो होना चाहिए। LLB से ना कह पाएंगे आपके जिस तरह विशेषज्ञ हैं, LLM के बाद आप कह सकते हैं। तो स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्हता है, योग्यता है। तो कोई भी विशेषज्ञ कम माना जाएगा जब उसके पास PG हो, तभी उसको पढ़वाएंगे। चिकित्सा अनुवांशिकी विज्ञान, अब मेडिकल जेनेटिक्स है जो, इसको यहाँ पे बताया गया जी में। ऐसा व्यक्ति अनुवांशिक विज्ञान में कोई उपाधि या डिप्लोमा है जिसके पास में, और किसी क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक का अनुभव किया है। 2 वर्ष का अनुभव, 2 वर्ष का अनुभव रखने वाला, कोई डिप्लोमा है या कोई उपाधि धारण करने वाला अनुवांशिकी विज्ञान में, जेनेटिक्स में कोई उपाधि लिया है, कोई डिप्लोमा लिया है, 2 वर्ष का जिसके पास प्रैक्टिकल अनुभव है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोल देते हैं, चिकित्सा अनुवांशिकी विज्ञ। ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल जो है उसके तहत अर्हता योग्य व्यक्ति हो। जैव विज्ञान, बायोलॉजी में, बायोलॉजी साइंस में क्या हो, PG होना चाहिए इस व्यक्ति को, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। बायोलॉजी साइंस में PG होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को भी यहाँ पर रखते हैं। 2H, अब देखिए इसको अपन बोलते हैं पेडिएट्रिशियन, पेडिएट्रिशियन। अब बोलते बच्चा बीमार हो गया है, पेडिएट्रिशियन को दिखाइए आप, कोई अच्छा आसपास पेडिएट्रिशियन होगा। तो पेडिएट्रिशियन होता कौन है, अपन लोग बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाना पड़ेगा, तो नॉर्मल भाषा में पेडिएट्रिशियन कह देते हैं। तो ये देखिए बाल चिकित्सक, ऐसा व्यक्ति, अब देखिए बाल चिकित्सक कैसे कहेंगे, स्पेशलाइजेशन इसके पास होना चाहिए, PG होना चाहिए इसके पास, बाल चिकित्सा विज्ञान में PG। तो ये आप थोड़ा इनको ध्यान देखिए। अब मैं अपने बच्चे को दिखाता था, मेरे बच्चे को टावर चौराहे पे कुकरेजा जी, दीपक कुकरेजा जी बैठते हैं, इस्कॉन की सदस्यता लिए हुए, अच्छा डॉक्टर है, बढ़िया डॉक्टर बच्चों के लिए। एक क्वालिटी है उसमें, कंटेंट कम लिखता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप उनका जुकाम है, खांसी है, फीवर है तो हर के लिए एक सिरप दे दे, नहीं, 1 या 2 सिरप ही रहेंगे उसके। दवाइयाँ बहुत लिमिट देता है, बच्चों को कम दवाइयाँ देना चाहिए। आजकल के डॉक्टर तो गांव में क्या है, झोला छाप वो दे देते, क्या जुकाम हो गया जुकाम की लो, क्या हो गया पेट दर्द की लो, और क्या हो गया बुखार भी है बुखार की लो। अब फिर बाद में कह दो हाथ पैर दर्द कर रहे तो एक सिरप हाथ पैर दर्द कर भी दे देंगे वो। तो उनका कंटेंट मल्टीपल होता है, लेकिन जो बड़े डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो कम से कम दवाई देते हैं जिसमें कंटेंट, वो देखते हैं किस अम्ल की या किस चीज़ की प्रोटीन की ज़रूरत है, तो उसी लेवल से यहाँ पर भरपाई की जाए। प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया 2I में है। ये प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया क्या होती है, जन्म लेने के पहले अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसको दूर करने की बात यहाँ पे की जाती है, प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया होती है। इसको आप थोड़ा देख लीजिए, बस इतना याद रखना है 2I में PNDP है, DP प्रोसीजर प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं 2J में, प्रसव पूर्व निदान तकनीक, टेक्निक है, PNDT जो है वो 2J में है। ये यहाँ पे टेक्निक प्रक्रियाएं और परीक्षण दोनों चीज़ें मिला के यहाँ पे अपन टेक्निक को कहते हैं। जहाँ पे प्रक्रिया और परीक्षण होते हैं, टेक्निक क्या होती है, गाड़ी चलाने की टेक्निक क्या होती है, आप की लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, क्लिच दबाएंगे, गियर डालेंगे, आगे बढ़ाएंगे, एक्सीलेटर लेंगे। अब ये जो प्रोसीजर है और टेक्निक है, तो ये दोनों चीज़ों को कंबाइन मिला के अपन यहाँ पे प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं टा के, ये PNDT है, प्रीनेटल
प्रसवपूर्व निदान परीक्षण, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसको भी पीएनडीटी बोलते हैं, ऊपर वाले को भी पीएनडीटी बोलते हैं। ये परीक्षण है, वो टेक्निक था ऊपर वाला। अब परीक्षण में क्या होता है, अब यहाँ से कोई भी विश्लेषण करना, कोई भी परीक्षण करना। अब जो गर्भवती महिला है, अगर उसको प्रसव से पहले कोई प्रॉब्लम है तो निदान करेंगे, डायग्नोस्ट करेंगे। डायग्नोस्ट के लिए क्या करेंगे, जो भी उपचार करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। आप यहाँ जैविक विज्ञान का उपयोग करेंगे, आप यहाँ पे टेक्निकल संसाधनों का उपयोग करेंगे, जिससे मालूम चल सके कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये प्रसवपूर्व निदान परीक्षण कहलाते हैं सारी चीज़ें। 2L में प्रेस्क्राइब छोड़िएगा, 2M में रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसायी, तो ये तो अपन को पता है, स्टेट काउंसिल में हो मेडिकल या ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल में हो तो वो रजिस्टर्ड हुआ है। 2N में रेगुलेशन है, बोर्ड द्वारा विरचित रेगुलेशन आते रेगुलेशन में। 2O में सेक्स सिलेक्शन है, यहाँ पे देखिए सेक्स सिलेक्शन में लिंग निर्धारण करना आता। अब देखिए इतना वो है, मैं आपको बता दूं, दादी अम्माओं से कभी मिलिए आप, कोई दादी अम्मा हो आपके घर पे, या कुछ लेडीज इन चीज़ों में ज़्यादा वो रखती हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। जैसे वो कहेंगे कि बच्चा होना है, अगर पेट में, अगर महिला की पेट में काली काली लाइन सी दिखेगी तो मान लो लड़का होगा। हलचल बच्चे का अगर लेफ्ट साइड है राइट साइड है, तो ऐसे भी उनके कुछ किंवदंतियाँ हैं जिनके आधार पर वो बच्चा लड़का या लड़की होने का दावा करते हैं। डॉक्टर अलग बताते हैं। अब डॉक्टर से मैंने एक दिन सीक्रेट पूछा, हमने कि मत बताओ, हमारा पहला लड़का है, दूसरा लड़की भी हो जाएगी तो दिक्कत नहीं है, हमारे तो दोनों ही लड़की हो जाती तो प्रॉब्लम नहीं है, कैसे हमें एबिलिटी है। हमने अपनी बहन की, बुआ की लड़की की खुद ही घर ढूंढवाए हैं, फूफा जी पापा के साथ मिलकर, और शादी की है। हमारी तो लड़की भी हो जाएंगी, दो लड़कियों के लिए भी कोई हमें दिक्कत नहीं है, पढ़ाएंगे और अच्छे से रखेंगे। आप तो डॉक्टर साहब एक चीज़ बता दो कि एक नर्स से मैंने पूछा था, हमने तो मैडम आप तो ये बता दो हमें पता कैसे चलता है कि लड़का है कि लड़की है। तो उनके कुछ अलग तरीके हैं, अभी हम अपन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वीडियो अपन वो चल रहा है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ और तरीके बताए कि कुछ अन्य चीज़ें हैं जिनके आधार पर एनालिसिस जो होती है उसके आधार पर भी कैलकुलेशन लगाई जा सकती है बच्चों में। तो अब ये देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये है रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसायी, लिंक चेन। तो लिंक चेन के अंतर्गत इन चीज़ों का नुस्खा, प्रयोग, तकनीक, इनका उपयोग करते हैं, तो एक लिंक चेन के अंतर्गत माना जाता है। सोनोलॉजिस्ट या चित्रण विशेषज्ञ। अब देखिए सोनोलॉजिस्ट, चित्रण विशेषज्ञ, अब जिसको वो फोटो वोटो खींचने का तरीका पता हो, आपको पता चला सोनोग्राफी कराने जाना है तो जो होगा, तो सोनोग्राफी के मामले में डिप्लोमा किया होगा, उसको पता होगा मशीन कैसे ऑपरेट करते हैं। जैसे आप सिटी स्कैन कराओ, अब मैंने 2-3 बार ऐसा मैं फंसा हूँ, कुछ मित्र लोग बहुत बीमार हो गए, चौथराम में एडमिट हो गए, उनने फ़ोन लगाया, यार विक्रम तबीयत ख़राब है यार, कोई है नहीं है। तो हम गए यार, 10-15 हज़ार रुपये पॉकेट में रखे, चलेगा नहीं, रिक्वायरमेंट हो सकती पैसे की, तो अपन कैश भी लेके गए वहाँ पे, और गए तो उन्होंने कहा सोनोग्राफी कराना है। तो बोले पैसे में से नहीं, एटीएम, वो तो हमारा कार्ड बना है, स्वास्थ्य वाले में ठीक है। बहुत आवाज़ होती है सिटी स्कैन में, किट किट किट, एक आदमी को बैठा देते हैं अंदर, अपन फालतू में सुनो, फिर ये लगता है कि इसको थोड़ा देख के बैठना पड़ेगा, अंदर लोग चले जाते हैं। 20 मिनट बैठा मैं वहाँ पे, पूरा किट 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 पूरी मशीन के अंदर घुसा देते आदमी को, फिर उसके एक एक प्रिंट फोटो निकाल के वो दे देते हैं अपन को पूरे बॉडी। नहीं कराना चाहिए, मेरा पर्सनल सुझाव है। देखिए अपने आप को बैलेंस कीजिए, योगा कीजिए, और जितना भरपूर हो सके थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। जितना आप पैदल चलेंगे, पैदल चल के टहलना है, ये सबसे अच्छा योगा माना जाता है मेरे ख्याल से। अगर आप मान लीजिए पर डे अगर 1-2 किलोमीटर वॉक करते हैं अपनी कॉलोनी में, कम से कम 8-10 राउंड, या छत पे लगाइए राउंड, तो उसमें क्या होता है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। योगा कीजिए, योगा में सबसे बेस्ट योगा में बस एक ही मानता हूँ, सूर्य नमस्कार कीजिए 2 बार, 12 स्टेप हैं, 12 दूनी 24 स्टेप कीजिए, क्या होगा, पूरी एक्सरसाइज हो जाती है उसमें। ऐसे स्टेप हैं कि सारे बॉडी के एक्सरसाइज उसमें हो जाती है। तो इस तरह अपन करते हैं ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें अपन अप्लाई करते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अपन सोनोलॉजिस्ट हो गया है। राज्य बोर्ड पे आ जाते हैं। 2Q में राज्य बोर्ड है, स्टेट बोर्ड बोलते हैं, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड और संघ राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड, दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। 16A के अंदर राज्य सरकार केंद्र शासित संघ शासित क्षेत्र के संबंध में 239 के अधीन प्रशासक भी इसमें आता है। इसके बाद सेक्शन 3 में आ जाते। सेक्शन 3 कहती है आनुवांशिक
सलाह केंद्रों, अनुवांशिक प्रयोगशाला, अनुवांशिक क्लीवनों का विनियमन। अभी विनियमन कौन करेगा? तो यहाँ पे कुछ नियम बताए गए, 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट के मेन सार देख लीजिए। पहला पॉइंट कहता है कि अगर कोई भी इन तीनों संस्थाओं में से कोई भी संस्था आप चलाते तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर होना चाहिए। दूसरा, क्वालिफिकेशन रिक्वायर होना चाहिए, बिना क्वालिफिकेशन के आप नहीं चला सकते। और तीसरा है रजिस्टर्ड प्लेस होना चाहिए, कि एक रजिस्टर्ड प्लेस होना चाहिए जहां आप क्या करें, ये संस्थान चलाएं। ऐसा नहीं होगा आपने रजिस्ट्रेशन कराया इंदौर और आप संस्था चला रहे खजुराहो, नहीं हो सकता, आपको जगह निर्धारित करना है। तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी ऐसी अनुवांशिक प्रयोगशालाओं को आप चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3A में है लिंक चेन पर प्रतिषेध। यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है लिंक चेन पे। कोई भी व्यक्ति किसी तरह का लिंक चेन नहीं कराएगा, सीधी बात से लिंक चेन नहीं कराएगा कि बच्चा है कि बच्ची है। बस इतना आपको ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतने कठिन शब्द बिल्कुल याद नहीं करना है। धारा का नाम ही पूछा जाता है, वही आपको याद। ना सहायता करेगा, न किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेगा। न तो कराएगा लिंक चेन, न किसी की सहायता करेगा इसमें, ना सहायता लेगा लिंक चेन कराने के। आगे बढ़ते हैं। 3B, ऐसे व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों आदि को जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, परश्राव्य मशीन के विक्रय पर प्रतिषेध। देखिए, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है ऐसे लोगों को तो मशीनें भी नहीं बेची जाएंगी। जो मशीनें होती हैं उन मशीनों को भी नहीं बेचा जाएगा, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जो मशीनें बेची जा रही, मान लो सोनोग्राफी मशीन बेची जा रही है, तो सबसे पहले बोलेंगे रजिस्ट्रेशन लगाइए अपना। ऐसा नहीं है आप गए, उन्होंने कहा सर कुछ डाउन पेमेंट कर देते, कार चाहिए, स्कॉर्पियो उठाना है, उन्होंने कहा चलो 2 लाख डाउन पेमेंट कर दो, बकाया किस्तें कर देते, 5 साल 6 साल में चुका दीजिएगा, जितना बड़ा टर्म्स लेना हो ले लीजिएगा। ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। रजिस्ट्रेशन पहले चाहिए, फिर आप मशीन ले जाओ, सोनोग्राफी की स्कैनर ले जाओ, उसके अलावा नहीं बेचा जाएगा। 3B बेचने से मना करती है। सेक्शन 4, प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का विनियमन। अब रेगुलेशन कैसे होगा? अब यहाँ पे रेगुलेशन के लिए देखिए, यहाँ पे पहली कंडिका है वो बताती है, जनरल रूल बताती है, एक जन सामान्य नियम। खंड 2 बताता है, प्रयोजन बताता है कि इन प्रयोजन के लिए आप तकनीकी का उपयोग कर सकते, सोनोग्राफी करा सकते, तमाम चीज़ें। और 3 जो खंड है, 3 खंड ये बताता है, कुछ शर्तें अधिरोपित करता है। जैसे 35 वर्ष से अधिक आयु की महिला है तो कुछ शर्तें हैं जिनको अपन को पालन करना है, तो उस आधार पे यहाँ पे हो पाएगा सोनोग्राफी। 4, 5 2 अन्य कंडिकाएँ, तो इनको थोड़ा अपन समझते हैं कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये, आपको ये पता होना चाहिए किन मामलों में ही सोनोग्राफी होती है। इस अधिनियम के प्रारंभ से ही पहला खंड बोलता है, ऐसे किसी भी स्थान का जिसके अंतर्गत रजिस्ट्री के अनुवांशिकी सलाह केंद्र या अनुवांशिकी प्रयोगशाला या अनुवांशिकी क्लिनिक है, किसी व्यक्ति द्वारा खंड 2 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों और खंड 3 में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों को पूरा करने के पश्चात के सिवाय प्रसव पूर्व निदान तकनीकी प्रक्रिया करने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा अथवा उपयोग नहीं कराया जाएगा। जे कह रहे 2 में प्रयोजन दिए गए हैं तो प्रसव पूर्व निदान सोनोग्राफी वगैरह जो भी कराना है करा लीजिए आप, और 3 में जो शर्तें दी गई उन शर्तों का पालन करते हुए करा लीजिए, अन्यथा नहीं करेंगे। मतलब अपन को लिंक चयन करने के लिए नहीं करना है, डिसेबिलिटी है, अगर कोई बीमारी है तो उसको दूर करने के लिए अपन लोग यहाँ पे प्रसव पूर्व निदान तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा यहाँ पे समझिएगा। सब क्लॉज 2 कहती है, कोई भी प्रसव पूर्व निदान तकनीकी का निम्नलिखित अप्रमाण्यताओं में से किसी का पता लगाने के लिए प्रयोजनों के सिवाय उपयोग नहीं किया जाएगा। जी कह रहे कुछ अप्रमाण्यताएं हैं जिनके आधार पर उपयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में अपन पढ़ते हैं इनको, क्रोमोजल एबनॉर्मेलिटीज, जेनेटिक्स, मेटाबॉलिक डिसीज, हेमोग्लोबिनोपैथीज, सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसीज, कॉन्जेनिटल एनोमेलाइज, एनी अदर एबनॉर्मेलिटीज। अब देखिए यहाँ पे कुछ ये डॉक्टरों की भाषाएं हैं, लेकिन अपन को इसको हिंदी में भी पढ़ लेना। गुणसूत्रीय अप्रमाण्यताएं, अनुवांशिक मेटाबॉली रोग, हीमोग्लोबिन विकृतियाँ, लिंग सहलंग अनुवांशिकी रोग, जन्मजात असंगतियाँ, कोई अन्य जो केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट करे। अगर ये पर्पज हैं
तो आप क्या करा सकते हैं, पीएनडीटी करा सकते हैं, मतलब सोनोग्राफी करा सकते हैं। अगर आपको इन बीमारियों से प्रॉब्लम है तो सोनोग्राफी करा सकते हैं। आइदर आप लिंग चयन के संबंध में सोनोग्राफी नहीं करा सकते कि आप चाहें कि नहीं लिंग चयन कराना है, हम चाहते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ये जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए आप लिंग चयन के लिए यहाँ पे पीएनडीटी नहीं करा पाएंगे। कुछ शर्तें हैं सब क्लॉज 3 में, किसी भी प्रसव पूर्ण निदान तकनीकों का उपयोग परिचालन तभी किया जाएगा जब ऐसा करने के अर्हत व्यक्ति का उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह समाधान हो जाता है कि निम्नलिखित किसी शर्त की पूर्ति हो गई है। अर्थात गर्भवती स्त्री की आयु 35 वर्ष से अधिक है, कितनी है, 35 ईयर्स से मोर है। गर्भवती स्त्री के 2 या अधिक स्वतः गर्भपात हुए हैं या भ्रूण हानि हुई है। ठीक है, अब ऐसी स्त्रियां हैं तो यहाँ ये सब लिखना पड़ेगा, लेखबद्ध करना पड़ेगा, फिर ही अपन यहाँ पे निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रसवपूर्ण निदान तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। 35 वर्ष से अधिक आयु है, 2 या अधिक स्वतः गर्भपात हुए हैं, भ्रूण हानि हुई है, गर्भवती स्त्री विभव विरूप जनकों जैसे कि औषधियों, विकिरणों, संक्रमण या रसायनों से प्रभावित हुई है, गर्भवती स्त्री या उसके पति के कुटुंब में मानसिक, संदर्भ, शारीरिक विरूपता जैसे संस्तंभ, किसी अनुवांशिक रोग का परिवार व्यक्ति का अन्य कोई व्यक्ति। अब देखिए कुछ समय बाद मुझे लगता है हम लोग क्या करेंगे, बड़े व्यापक लेवल पर अगर बड़ी प्रयोगशालाओं की सर्च करें हम लोग, थोड़ा मैं 1 सेकंड स्टैंड चेंज करूंगा मोबाइल का। इसमें मुझे ज़्यादा गर्दन करनी पड़ रही है उनकी, ये सही है, इसमें मुझे सुविधा रहती है छोटे स्टैंड में। चलिए, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं जिनके संबंध में विशेष कथन लिखते हुए आप यहाँ पे पीएनडीटी का उपयोग कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक करवा सकते हैं बॉडी को या गर्भ को चेक करवा सकते हैं और निदान ले सकते हैं डिसेबिलिटीज़ का। तो 35 वर्ष एक शर्त है जहाँ पे लेखबद्ध किए जाएंगे कारण, 2 बार या अधिक बार गर्भपात हो गए हैं, भ्रूण हानि हुई है, कोई अन्य गर्भवती स्त्री या अन्य कोई संक्रमण की या रसायन प्रभावित स्त्री है, गर्भवती स्त्री या पति के कुटुंब में मानसिक, संदिग्ध, अनुवांशिक रोग का परिवार व्यक्ति रहा है। जैसे अनुवांशिक रोग होते हैं ना, कुछ अनुवांशिक रोग कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए एक होता है वो रेड और ग्रीन में अंतर नहीं कर पाते लोग, एक होता है क्या है, ब्लड का थक्का नहीं जमता है, ये हीमो क्या बोलते हैं इनको, मैं अभी बता नहीं सकता नाम। ये 2-3 प्रकार के रोग होते हैं, ये क्या हो, अनुवांशिक होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं। वर्णांधता जिसको बोलते हैं, वर्णांधता भी एक रोग है। आगे बढ़ते हैं, सब क्लॉज 4 और 5 ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिंग चयन तकनीक का उपयोग प्रोत्साहित नहीं करेगा, रोक लगाई गई है प्रोहिबिट लिंग चयन के लिए, सब क्लॉज 5 में। 4 इंपोर्टेंट नहीं है। 5 में आ जाते गर्भवती स्त्री की लिखित सहमति और भ्रूण के लिंग की संसूचना का प्रतिषेध। अब देखिए ये धारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 5 ये पूरी तरह से मना करती है। देखिए जैसा मैं बोल रहा हूँ, आप एक वहाँ सेंटर जाएंगे, किसी सेंटर जाएंगे जहाँ पे सोनोग्राफी होती है, तो वहाँ आप किसी को पैसे दे के भी सोचेंगे कि नहीं आप तो बता दीजिए मैडम, कुछ पैसे ले लीजिए, लड़का है कि लड़की है, नहीं बताएंगे वो। क्यों? सेक्शन 5 देखिए क्या कहती है। धारा 3 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग तब करेगा जब उसने संबंधित गर्भवती स्त्री को ऐसी प्रक्रियाओं के सभी अनुषंगी प्रभावों और अनुवर्ती प्रभावों को स्पष्ट कर, पूरी चीज़ें स्पष्ट हो जाना चाहिए, तभी प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग करेगा। उसने ऐसी प्रक्रियाएं कराने की उसकी लिखित सहमति ऐसी भाषा में जो वह समझती है बेहद प्रारूप में प्राप्त कर ली हो, और खंड बी के अधीन प्राप्त उसकी लिखित सहमति की प्रति गर्भवती स्त्री को दे दी गई हो। एक कॉपी भी गर्भवती स्त्री को दे दी जाएगी और उसकी लिखित सहमति भी ली जाएगी। उसको स्पष्ट कर दिया जाएगा कि ये प्रभाव आप पे हो सकते हैं, इसलिए आपको ये चेकअप कराना है। लेकिन सब क्लॉज 2 कुछ और ही कहती है, कोई व्यक्ति जिसमें प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया कराने वाला व्यक्ति सम्मिलित है, संबंधित गर्भवती स्त्री या उसके नातेदारों या किसी अन्य व्यक्ति को शब्दों, संकेतों द्वारा या किसी अन्य रीति से भ्रूण का लिंग संसूचित नहीं करेगा। क्या करेगा? शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या किसी अन्य रीति से भ्रूण का लिंग संसूचित नहीं करेगा। ये भी आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
शब्दों द्वारा लिंग सूचित नहीं करेगा, संकेतों द्वारा नहीं करेगा, किसी अन्य रीति से भ्रूण का लिंग संसूचित नहीं करेगा। पूरी तरह से रोक लगाई गई है कि आप ऐसा नहीं इशारा कर दें कि लड़का होगा तो हम 1 बता देंगे, लड़की होगा तो 2 बता देंगे, या मैं कह दूंगा 12 बज गए हैं लड़का हो गया, ठीक है, मतलब सरदार जी आ गए हैं। और फिर अगर लड़की हुई तो बोल देंगे 3 बजे हैं रात के, तो आप समझ जाना। अब ये तो सिग्नल है, वो तो कुछ भी बोल दीजिए आप, ABCD, A बोल देंगे लड़का होगा, लड़की होगी B बोल देंगे, या X या Y बोल देंगे, X लड़का होगा बोल देंगे, Y बोल देंगे। स्लोगन है वो तो। जैसा मैं नेट एग्ज़ाम देने गया तो मेरे स्टाफ गया था साथ में, तो मैंने मैडम से कहा, प्रीति मैडम से, कि मैडम अगर आपका रोल नंबर मेरे बाजू में पड़ जाता है, किसी के भी बाजू में पड़ जाता है, भाई भतीजा बात, खूब बात करो उससे रिक्वेस्ट करके 2-4 क्वेश्चन पूछ लो, कैसे 2-4 नंबर से अपना रुक रहा है, पूछ लो क्या दिक्कत है। आपका सिलेक्शन, आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो सब देखेगा, ये थोड़ी देखेगा आपने किससे बात की। अगर अपना काम बनता है तो पूछ लो। अगर हम लोगों को भी ऐसा मौका मिले ADPO में, मान लो सपोज करो इंदौरी डला है, मैं आपके बाजू में बैठा हूँ, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल कोशिश करना, अपना पेपर करो। पूछ भी लोगे तो अपन कोशिश करेंगे, अगर बता पाएंगे तो बता देंगे, अगर टीचर अगर ऑब्जेक्शन नहीं करता तो। लेकिन अपना प्रयास तो आप कर ही सकते हैं कि सर बता दो बेतवा नदी कहाँ से निकली है, सर नहीं आ रहा है आंसर, मैं बाजू में हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो बता भी सकता हूँ। और कोई है तो उससे भी पूछ लो, अपन क्या हार जाए, नहीं बताएगा क्या करेंगे, बाजू वालू से पूछ लो, एक दाहिने साइड एक बाएं साइड, दोनों नहीं बता रहे तो पीछे वाले से पूछ लो कि भाई साहब बता दो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। अगर उसने सही बता दिया तो आपसे 3 नंबर आगे उछल गए ना, क्या कमी है बताओ। इसको ईगो पे नहीं लेना है, नहीं आता अच्छी बात है, पूछ पूछ के लगाएंगे। तो कैसे ना कैसे हमें घुसना है। अब मान लो ट्रेन भरी हुई है, मेरे चाचा आए थे एक बार इंदौर, मेरे पापा की बुआ के लड़का है, आप नायब तहसीलदार से रिटायर्ड हुए हैं, तो इंदौर आए, उन्हें जाना था मालवा से झांसी तक जाना था, ललितपुर तक। तो मालवा इतनी भरती है, बिना रिजर्वेशन के घुसा नहीं जाता है, और उनके साथ 2-3 लेडीजें थीं जो एक शादी में आए हुए थे, वहाँ रिलेशन में रिजर्वेशन था नहीं, और जाना सुबह ही था अर्जेंट। मैंने कहा क्या करें, मालवा गाड़ी रुकती है, तो मैं एक खिड़की देखता हूँ, इतना भीड़ होती, गेट से भरना शुरू हो जाती है। मैंने आपातकालीन खिड़की देखी, वो खुल गई, तो मैं अंदर ही घुस गया, उसमें से पैर अंदर घुसाया, वो अंदर घुस गया। तो चाचा मेरे देखते रह गए ये कर क्या रहा है। अंदर गया तो एक पे मैंने जल्दी से बैग लिया बाहर से, एक पे बैग रख दिया और साल रख दिया, एक पे मैं बैठ गया लेट के, कि कोई नहीं बैठने दूंगा, 6 लोगों की। हमने कि चाचा वो अंदर आ जाओ, सब लोगों को मैंने बैठा दिया, 6-7 लोगों को, इतनी भीड़ में। चाचा देखते रह गए। हमने कि अब हर तरीके से अपन नॉर्मल तरीके से हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, कहीं दिमाग भी लगाना है अपन को कि कहाँ कैसा अप्लाई करना है, जैसी परिस्थिति हो निर्णय ले लेना है, क्या करें। तो चाचा देखते रह गए, यार इसने सीट करवा दी, इतनी भीड़ में हज़ारों के आदमी खड़े हुए हैं, जहाँ पे घुस नहीं, पैर नहीं रख पा रहे थे अंदर, वहाँ सब लोग बैठे जा रहे हैं, 2 लोगों को और बैठा लिया बाद में हम लोगों ने। तो ऐसा है, अपन को जैसी परिस्थिति हो वैसा अगर थोड़ा बहुत हो तो करिए। मतलब आपके हर हालत में क्वेश्चन सही होना चाहिए, बस आपको जुनून होना चाहिए कि हमें बस नौकरी चाहिए है। हम यहाँ पे नकल को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि नहीं आता तो अपन क्या कर सकते हैं। अपन को पैसे की ज़रूरत है तो पैसे कमाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, हर चाय भी बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आना चाहिए। मेहनत करेंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, वकालत करेंगे, सब करेंगे, पैसा आना चाहिए। तो अपन हर दम लगा देते ना, अपन वैसे ही दम लगाना है, तो कैसे नहीं होगा सिलेक्शन, होके रुकेगा, हमारे अध्ययन पे रुकेगा, कुछ गॉड की मदद से मिलेगा, कुछ हमारे समाज के सब लोग जो आसपास हैं वो मदद करेंगे तो होगा सिलेक्शन। तो यहाँ पे देखिएगा लिंग अवधारण का प्रतिषेध किया गया है, उस पर बात करते हैं। सेक्शन 6 में यहाँ रोक लगाई गई है, कोई भी व्यक्ति लिंग निर्धारण नहीं करेगा, अनुज्ञात नहीं करेगा, उपयोग नहीं करेगा किसी टेक्निक का, सेक्शन 6 बोल देती है। सेक्शन 7 में आ जाएंगे, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन। अब देखिए इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी कि केंद्र सरकार एक बोर्ड गठन करेगी, ठीक है, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड नाम होगा, क्लॉज 1 कहती है, क्लॉज 2 कहती है, ये निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग का भार साधक मंत्री, मतलब केंद्रीय परिवार कल्याण विभाग मंत्री जो होगा वो इसका अध्यक्ष होगा, केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्री। भारत सरकार का सचिव जो परिवार कल्याण विभाग का भार साधक है उपाध्यक्ष होगा, सचिव इसका उपाध्यक्ष होगा। और तीसरा देखिएगा, महिला और बाल विकास, विधि और न्याय मंत्रालय, आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी के भार साधक
केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए गए 3 पदेन सदस्य होंगे। 3 विभाग इन 4 स्थानों से आएंगे। केंद्रीय सरकार का स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक पदेन सदस्य होगा। 10 सदस्य होंगे, 2-2 केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। 10 सदस्य 2-2 केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे 5 खंडों में से किसी में से। हर ईच खंड से 2 सदस्य होंगे। जैसे विख्यात चिकित्सा अनुवांशिकी विज्ञ होगा, इसमें से 2 व्यक्ति नियुक्त होंगे। विख्यात स्त्री रोग विज्ञानी, प्रसूति रोग विज्ञानी या स्त्री रोग या प्रसूति तंत्र का विशेषज्ञ होगा, इसमें 2 लोग नियुक्त किए जाएंगे। विख्यात बाल चिकित्सा विज्ञानी, इसमें 2 लोग नियुक्त किए जाएंगे। विख्यात समाज विज्ञानी, इसमें 2 लोग नियुक्त किए जाएंगे। महिला कल्याण संबंधी संगठनों के प्रतिनिधि 2 होंगे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका अध्यक्ष कौन रहता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका उपाध्यक्ष कौन होता है, ये इम्पोर्टेंट है, जिस पर ओटी बन सकता है आपका। इसमें 3 महिला सांसद सदस्य होंगे, 2 लोकसभा से 1 राज्यसभा से। 4 नंबर का है, इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, ओटी बना है इस पर। 4 सदस्य जो राज्यों संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा चक्रानुक्रम के क्रम में नियुक्त किए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे, चक्रानुक्रम के क्रम में नियुक्त किए जाएंगे। कितने सदस्य, 4 सदस्य। जा नंबर का, केंद्रीय सरकार संयुक्त सचिव की पंक्ति से अनिम्न को उसके समतुल्य पंक्ति का अधिकारी जो परिवार कल्याण का भारसाधक है पदेन सदस्य सचिव नियुक्त करेगा। क्या करेगा, पदेन सदस्य सचिव नियुक्त करेगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, सदस्य सचिव जा में है, इसको भी इम्पोर्टेंट लगाइएगा। सदस्यों की पदाविधि कितनी होगी, जितने पदेन सदस्य हैं उनसे भिन्न जितने सदस्य हैं, खासतौर से खंड ई में खंड एफ के अधीन नियुक्ति की दशा में 3 वर्ष होगी। यहाँ पे नियुक्ति की पदावधि कितनी होगी, 3 वर्ष होगी। किन के संबंध में, जो 10 सदस्य हैं ई में वो 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाएंगे 2-2, और जो 3 संसद हैं महिला संसद वो भी 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन अगर कोई संसद कोई पद धारण कर लेता है तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सभापति बन गया राज्यसभा का, लोकसभा अध्यक्ष बन गया कोई सांसद, तो उसे ये पद छोड़ना पड़ेगा। जो जिस पद पे ये है इस पद से हटना पड़ेगा, ये बताया गया। परंतु खंड 6 के अधीन नियुक्ति की दशा में, अब 6 में क्या है, 4 सदस्यों के बारे में प्रतिनिधित्व बताया गया है जो केंद्र और राज्यों से लिए जाएंगे वर्णानुक्रम के आधार पर, वर्गानुक्रम के आधार पर। तो ये सदस्य 1 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। केंद्र और राज्यों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो 1 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। सब क्लॉज 2 कहती है सदस्य में मृत्यु, पदत्याग, रोगता या असमर्थता की दशा में केंद्रीय सरकार द्वारा नए सिरे से नियुक्ति करके भरी जाएगी जो भी रिक्ति रहेगी। इस प्रकार नियुक्त सदस्य शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा। यहाँ ये चीज़ थोड़ी अलग है कि मान लीजिए 3 साल के लिए नियुक्ति होती है और 1.5 साल बाद एक सदस्य मर गया, तो अगला अपॉइंटमेंट होगा वो 3 साल के लिए होगा कि 1.5 साल के लिए होगा। तो अगला अपॉइंटमेंट जी 1.5 साल के लिए करेंगे, मैं आपको 3 साल के लिए नहीं करेंगे। रिफ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं होता, शेष अवधि के लिए अपॉइंटमेंट होता है। 2 बता दिए। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को कृत्यों का पालन करेगा, 3 बताती है। जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो, बीमार हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। ये तो अपन को इसीलिए तो बनाया है उसको। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 9 बोर्ड के अधिवेशन। अब यहाँ पे बोर्ड में गढ़पूर्ति देखी जाएगी, क्लॉज 1 बोलती है कुछ नियमों विनियमों का पालन करेगा बोर्ड, सब क्लॉज 1 ही बोलती है। परंतु कहता है बोर्ड का अधिवेशन, परंतु पे आईएमपी लगा दीजिएगा। बोर्ड का अधिवेशन कितना होगा, 6 माह में कम से कम 1 बार होगा। इसको गोला कर देना, 6 माह में कम से कम 1 बार बोर्ड का अधिवेशन होगा, इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं, सब क्लॉज 3 कहती है। तो क्या होगा, बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेगा, तो बोर्ड की अध्यक्षता कोई सदस्य करेगा। अधिवेशनों में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। मत बराबर होने की स्थिति में क्या होगा, अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति कोई होगा, उसका निर्णय मान्य होगा। अध्यक्ष का निर्णय मान्य होगा, जिस तरह वो अपना वोट डाल देगा उस तरह बहुमत हो जाएगा। वेतन भत्ते के बारे में 5 बताती है, जो बेहद किए जाएं वो होंगे। सेक्शन 10 कहती है रिक्तियाँ आदि से बोर्ड की कार्रवाइयों का अविधिमान न होना, इससे अविधिमान नहीं मानी जाएंगी। कोई रिक्तियाँ कार्रवाई यथावत चलती रहेगी। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी संयोजन, कुछ लोगों को कोई स्पेशलिस्ट व्यक्ति होंगे ऐसे बोर्ड से जोड़ा जाएगा। कुछ सलाह की ज़रूरत होगी, कुछ निकाय की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों को जोड़ के एडवाइस ली जाएगी। तो ये अस्थायी लोगों को भी जोड़ सकता है।
सेक्शन 12 बोर्ड के अधिकारियों अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति। देखिए बोर्ड के अधिकारियों अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में व्यवस्था सेक्शन 12 में की गई है। कौन नियुक्त करेगा? बोर्ड ऐसे विनियमों के अधीन जो इस निमित्त बनाए जाएं उतने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति अन्यथा नियुक्त कर सकेगा जितने आवश्यक हैं। देखिए यहाँ पे राज्य सरकार केंद्र सरकार नियुक्त नहीं कर रही, बोर्ड अपने अधिकारियों की नियुक्ति खुद ही कर रही है, आपको मैं बता दूं। परंतु अधिकारियों के ऐसे प्रवर्ग की नियुक्ति केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से की जाएगी। यहाँ पे रेटिफिकेशन लगता है केंद्र सरकार का, किसका? संस्तुति लगती है, केंद्र सरकार परमिशन देती है तब बोर्ड नियुक्त कर देता है। परिश्रम क्या होगा? वो रेगुलेशन द्वारा हकदार होंगे, वही दिया जाएगा, निर्दिष्ट किया जाएगा रेगुलेशन द्वारा। बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन, अभी देखिए यहाँ पे अधिप्रमाणन अध्यक्ष के द्वारा होगा या बोर्ड के सचिव के द्वारा होगा। बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन कौन करेगा? मतलब फाइनल साइन कौन करेगा? जैसे एक आदेश निकाला बोर्ड में तो उस आदेश पे साइन किसके होंगे? साइन होंगे या तो अध्यक्ष के होंगे या सचिव के होंगे, बोर्ड के सदस्य के। सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए हरताएं, कोई व्यक्ति सदस्य है तो उसके लिए नियुक्ति के लिए अयोग्यताएं क्या होंगी? वो सेक्शन 14 बताता है। वो बेसिक अयोग्यताएं जो हर एक्टों में दी गई हैं। नैतिक अधमता के लिए, अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है। दूसरा है दिवालिया अनुन्मोचित किया गया है। तीसरा है विकृत है। चौथा है सेवा से हटा दिया गया है, पदच्युत कर दिया गया है। पाँचवा है बोर्ड में ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लेता है। पाँचवा है लिंग अवधारण प्रसवपूर्व तकनीकी या लिंग चयन तकनीकी से संयुक्त रहा है, सह अपराधी के तौर पर रहा है। ये 5-6 डिस्क्वालिफिकेशन है। इन पे ओटी आएगा तो नॉर्मल सब एक्टों में एक जैसी लिखी हुई है, थोड़ा यहाँ टर्मोलॉजी यूज की गई है पीएनडीटी की। पुनः नियुक्ति के लिए सदस्य की पात्रता, तो पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा, मैं आपको बता दूं, परंतु पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य लगातार 2 अवधियों से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। जो पदेन सदस्य है वो 2 अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है, अन्य रिफ्रेश सदस्य वो 1 ही अवधि के लिए नियुक्त होगा। बोर्ड के कृत्य क्या है हम सबको पता है। ये प्रसवपूर्व निदान तकनीक और लिंग चयनों के उपयोग और दुरुपयोग के लिए केंद्र सरकार को सलाह देता है। नियमों के कार्यान्वयन को आप पुनर्वलोकन करता है, मॉनिटर करता है, सिफारिश करता है। स्त्रीलिंग भ्रूणवध को लोक जागृति पैदा करता है कि ये स्त्रीलिंग भ्रूणवध ना हो, इन पर रोक लगाता है। और आचार संहिता अभिकथित करता है कि आनुवांशिक सलाह केंद्र और प्रयोगशालाएं क्लिनिक हैं, उन्हें कौन से नियम मानने की ज़रूरत है, इन सब के बारे में भी ये जानकारी देता है, समुचित कदम उठाता है। तो बोर्ड क्या है, एक तरह से निगरानी करता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इस एक्ट को लाने का मेन व्यू ये भी है, हमारा लिंगानुपात सबसे बड़ा माध्यम है। आज देख रहे हैं ना इंडिया में हरियाणा पंजाब जैसे स्टेट देखिए, पंजाब में तो स्थिति ये है, पर हरियाणा पंजाब में कि मान लीजिए एक भाई के 12-13 भाई हैं, उसमें एक की भी शादी होगी तो बहुत बड़ी बात होती है, 10-12 भाइयों की शादी नहीं होती। लिंगानुपात इतना कम है। अगर आपके पास ज़मीन जायदाद नहीं है, कुछ कर धर नहीं रहे हैं, ऐसी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे, तो शादी नहीं होती वहाँ पे। इसका एक विशेष कारण ये है, कैसे अगर मान लो 1000 लड़के हैं, 1000 लड़कों पे 800 लड़कियाँ हों, तो 200 लड़कों की शादी कैसे होगी? एक बैलेंस होना चाहिए नेचुरल तरीके से। अब बैलेंस नहीं है, कैसे महिलाओं की हत्या हो रही है, बच्चियाँ होती हैं, जेंडर फीमेल है, गर्भ में मार देते, गर्भ के बाद मार देते, जन्म लेते ही मार देते हैं। तो इन सब चीज़ों को ये बोर्ड क्या करता है, रेगुलेट करता है, निवारण करता है। सेक्शन 16 ये राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्रीय पर्यवेक्षण बोर्डों का गठन। तो देखिए विधानमंडल वाला प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्या करेगा, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड और संघ राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन करेगा, जिसके कृत्य निम्नलिखित होंगे। ये भी स्त्रीलिंगी भ्रूणवध को रोकने का प्रसार करेंगे, लोग जागृति करेंगे, कार्रवाइयों का पुनर्वलोकन करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और रिपोर्टें वगैरह ये बोर्ड या केंद्रीय सरकार को रिपोर्टें भेजेंगे, अन्य कार्य करेंगे। बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, सब क्लॉज 2 कहती है। किससे मिलकर बनेगा? राज्य का जो स्टेट मिनिस्ट्री है, कैबिनेट मंत्री होगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री होगा जो कैबिनेट का, वो इसका अध्यक्ष होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का बाहर साधक सचिव इसका उपाध्यक्ष होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला एवं और बाल विकास, समाज कल्याण, विधि और आयुर्विज्ञान, होम्योपैथिक भारतीय विभागों का बाहर साधक पदेन सचिव भी होगा इसमें। स्वास्थ्य परिवार कल्याण आयुर्विज्ञान और होम्योपैथिक का पदेन निदेशक भी इसका सदस्य होगा। विधानसभा और विधान परिषद की 3 महिला सदस्य यहाँ भी दी गई हैं, वहाँ लोकसभा राज्यसभा की 3 हैं, यहाँ पर विधानसभा विधान परिषद की हैं। 10 सदस्य 5 क्षेत्रों से होंगे। देखिए विख्यात समाज विज्ञानी और विधि विशेषज्ञ, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, पुराने से तुलना करें अपन। गैर सरकारी संगठनों से या अन्यथा विख्यात महिला सक्रियतावादी होगी, तो ये भी बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, वहाँ नहीं है ये।
विख्यात स्त्री रोग विज्ञानी, प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग या प्रसूति तंत्र के विशेषज्ञ, ये कॉमन है, केंद्रीय बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में कॉमन है ये। विख्यात बाल चिकित्सा और चिकित्सीय अनुवांशिकी विज्ञानी, ये भी कॉमन है कि बच्चा रोग स्पेशलिस्ट होना, महिला रोग स्पेशलिस्ट, दोनों में कॉमन है, 2-2 सदस्य लिए जाएंगे। विख्यात विकिरण चिकित्सा विज्ञानी है सोनोलॉजिस्ट। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे यूनिक हैं, अलग हैं, और वहाँ के 5 पॉइंटों से सब 2 पॉइंट मिलते हैं जो अपन ने बोर्ड केंद्रीय बोर्ड पढ़ा है। राज्य बोर्ड की बैठक 4 माह में कम से कम 1 बार होगी। यहाँ बैठक ध्यान दीजिए, वहाँ 6 माह में 1 बार होती है, 4 माह में 1 बार होती है। पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि 3 वर्ष होगी। पदेन सदस्य से भिन्न क्या होगी? जैसे पदेन क्या है, जो पद से ही होता है वो पदेन सदस्य है, और भिन्न सदस्य जो होते हैं अन्य जिनको अपॉइंट किया जाता है, तो उनकी अवधि कितनी होगी? 3 वर्ष होगी। किसी सदस्य की पद रिक्ति होने की दशा में उसे नई नियुक्ति करके भरा जाएगा। यदि विधानसभा का कोई अध्यक्ष है, क्या करता है, सभापति अध्यक्ष आदि बन जाता है, तो सदस्य नहीं रह जाएगा। सब क्लॉज 6 बोलती है। गणपूर्ति कुल सदस्य की 1/3 से होगी। 1/3 1/3 से गणपूर्ति होगी, मतलब 100 में से 34 लोग अगर आते हैं तो मीटिंग होगी, और नहीं होगी, इससे कम आते हैं तो मीटिंग होगी नहीं। गणपूर्ति होनी चाहिए ना, जैसे लोकसभा राज्यसभा में होगी। राज्य बोर्ड एक सदस्य को संयोजित कर सकता है, कुल सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। मतलब इतने लोगों को जोड़ सकता है जो विशेषज्ञ होंगे, जो 1/3 तक हो सकते हैं कुल सदस्यों की। संयोजित सदस्यों की मताधिकार के सिवाय वही शक्तियां और कृत होंगे जो अन्य सदस्यों के। अब कोई बाहर के सदस्य जोड़े गए हैं तो वो सारे काम करेंगे, लेकिन वोट देने का पाबंद नहीं होगा उन्हें। राज्य बोर्ड उन्हीं प्रक्रियाओं तथा शर्तों का अनुसरण करेगा जो बोर्ड को लागू है। तो केंद्रीय बोर्ड को जो प्रक्रियाएं लागू हैं उन्हीं चीज़ों का अनुसरण राज्य बोर्ड करेगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 17 पे आ जाते हैं। समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति के बारे में बताती है। केंद्रीय सरकार एक या अधिक समुचित प्राधिकारियों को प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियुक्त करेगी। राज्य सरकार एक या अधिक समुचित प्राधिकारियों को संपूर्ण राज्य या उसके भाग के लिए प्रसव पूर्व लिंग अवधारण की समस्या की व्यापकता को स्त्रीलिंगी भ्रूणवध होता है ध्यान में रखते हुए नियुक्त करेगी। समुचित प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त अधिकारी जब संपूर्ण राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए 3 सदस्यों से मिलकर बनेंगे, तब इन 3 सदस्यों से मिलकर बनेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक की या उससे ऊपर की पंक्ति का एक अधिकारी या अध्यक्ष होगा। इसका समुचित प्राधिकारियों में से एक अध्यक्ष, 3 सदस्यों से मिलकर बनेंगे जिस संघ में और राज्य में, तो एक अध्यक्ष होगा। इसका संयुक्त निदेशक जो होगा परिवार कल्याण का। महिला संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विख्यात इमिनेंट महिला होगी। एक विधि विभाग का एक अधिकारी होगा। 3 सदस्य होंगे जिसमें लॉ होगा, एक महिला अधिकारी होगी, विख्यात महिला होगी, सोशल वर्कर, और ये क्या होगा, संयुक्त निदेशक होगा परिवार कल्याण विभाग का। उस पंक्ति का होगा जो अध्यक्ष होगा। ये किसमें? इसमें समुचित प्राधिकारियों में। परंतु किसी रिक्ति को उनके होने के 3 मास के भीतर भरा जाएगा। इनको अपॉइंट करते हैं तो 3 माह के भीतर कोई रिक्ति अगर होती है उनमें समुचित प्राधिकारियों में, तो 3 माह के अंतर्गत भरी जाएगी। इसके निम्नलिखित कृत होंगे। ये क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन करते हैं, संस्थाओं को रजिस्ट्रेशन करते हैं, मंजूर करते हैं, निलंबित करते हैं, रद्द करते हैं, चाहे केंद्र हो, प्रयोगशाला या क्लिनिक हो। ये मानक विहित करते हैं, ऐसी प्रयोगशालाओं को अन्वेषण करते हैं, तत्काल कार्रवाई करते हैं। और ये क्या करते हैं? लिंग चयन आदि के लिए प्रतिषेध करते हैं, उसके संबंध में कार्रवाई, पर्यवेक्षण करते हैं, सिफारिशें करते हैं केंद्र या राज्य बोर्ड को, आदि कुछ इनके कार्य हैं। इसमें देखिएगा सब क्लॉज 5 कहती है कि यथास्थिति केंद्रीय सरकार राज्य सरकार समुचित प्राधिकारी को उनके कृत्यों के निर्वहन में सलाह और सहायता देने के लिए प्रत्येक समुचित प्राधिकारी के लिए एक सलाहकार समिति गठित करेगी। सलाहकार समिति के सदस्यों में से एक को एक अध्यक्ष नियुक्त करेगी। अब देखिए, जो समुचित प्राधिकारी हैं 3 सदस्यों से मिलकर बन रहे हैं, इनको सलाह देने के लिए सलाहकार एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी जो 3 सदस्यों से मिलकर बनेगी। कितने सदस्यों से मिलकर बनेगी? थोड़ी यहाँ पर देखिएगा। सलाहकार समिति के सदस्यों में एक को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। देखिए क्या क्या होते हैं। निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी। 3 आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ होंगे इसमें, एक विधि विशेषज्ञ होगा, एक अधिकारी होगा जो सूचना प्रचार से संबंधित प्रतिनिधित्व रखेगा, 3 विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जो महिला संगठनों के प्रतिनिधि होंगे, कोई अन्य व्यक्ति जो लिंग के अवधारण या प्रसवपूर्ण तकनीकों के रूप में संयुक्त है, दहा है, सलाहकार समिति द्वारा नियुक्ति है। अगर अपराधी के तौर पर रह चुका है तो उसको अपॉइंट नहीं करेंगे इसमें, तो ये आपको थोड़ा यहाँ पर देख लेना है। इसके बाद 8, 9 छोड़ दीजिएगा। इसमें 17A में आ जाते समुचित प्राधिकारियों की शक्तियाँ क्या होंगी। ये समन कर सकते हैं, दस्तावेज पदार्थों को पेश करा सकते हैं, अन्य
काम कर सकते हैं, तलाशी वारंट भी जारी कर सकते हैं, इनके प्राधिकारियों के कर्तव्य होंगे। सेक्शन 18 में आ जाएंगे। 18 कहती है अनुवांशिक सलाह केंद्र और अनुवांशिक प्रयोगशाला अनुवांशिक क्लिनिकों का रजिस्ट्रीकरण। तो यहाँ सब क्लॉज 1 ये कहती है कि बिना रजिस्ट्रीकरण के ये तीनों संस्थान नहीं चलेंगे। आवश्यकता बताती है सब क्लॉज 1 की आवश्यकता है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप नहीं चलाएंगे तीनों संस्थाएं। आवेदन कर सकते हैं सब क्लॉज 2 कहती है, किसको करेंगे आवेदन? समुचित प्राधिकारी बना है उसको आवेदन करेंगे आप, सब क्लॉज 2 कहती है। यहाँ पे अगर पहले कोई संस्था थी उसमें आपने आवेदन किया था, लगा हुआ है, तो ऐसे प्रारंभ की तारीख से 60 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करेंगे। तो जैसे पहले से कोई संस्था चल रही है अधिनियम बनने से पहले, तो आपको क्या करना है, 60 दिन के भीतर आवेदन करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। संस्था अगर पहले से इस अधिनियम के पहले से चल रही है तो 60 दिन के भीतर आपको आवेदन करना है इस अधिनियम के बनने के बाद। सब क्लॉज 4 कहती है प्रसवपूर्व निदान तकनीकी संबंधी सलाह देने उपयोग में लगा हुआ इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 6 मास की समाप्ति पर जब तक कि ऐसे प्रयोगशाला या क्लिनिक के द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं किया गया हो उसका प्रकार पृथकता और संयुक्त रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है। ऐसी तकनीक सलाह देना उपयोग बंद कर देगा। ये कह रहे 6 माह के भीतर अगर आप हर हालत में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, अगर पहले से कोई संस्था चल रही तो आपका रजिस्ट्रेशन फिर नहीं किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर गाइडलाइन दी गई। रजिस्ट्रेशन होगा तो एक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कौन देगा? प्रमाण पत्र देगा सेक्शन 19 में समुचित प्राधिकारी देगा। इसको आपको क्या करना है, इसको रिनोवल भी वही करेगा। सब क्लॉज 4 कहती है रिनोवल करने का पावर भी वही है। सब क्लॉज 2 कहती है नामंजूर करने का पावर भी उसे है। और सब क्लॉज 4 कहती है आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा, अपने वहाँ पे एक सीनरी लगा के रखनी पड़ेगी जिसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका हो। सेक्शन 20 कहती है रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन। तो कौन करेगा? समुचित प्राधिकारी सौंपे निर्णय परिवाद पर सूचना जारी करके कर देगा। रद्द भी कर सकता है, दंडिक कार्रवाई भी कर सकता है। ऐसी संस्थाओं में लोक हित में ऐसा रजिस्ट्रेशन भी निलंबित किया जा सकता है। सब क्लॉज 3 कहती है। अब समुचित प्राधिकारी के तहत अपील कहाँ होगी? तो अपील 30 दिन में होगी समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध। केंद्रीय समुचित प्राधिकारी है तो केंद्र सरकार को, राज्य समुचित प्राधिकारी है तो राज्य सरकार को अपील होगी। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 22 में आ जाते हैं गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्ण लिंग अवधारण संबंधी विज्ञापन का प्रतिषेध और उसके उल्लंघन के लिए शास्ति। तो जो कोई विज्ञापन निकालेगा कि हमारे यहाँ गर्भ निर्धारण होता है या जांच करवाइए, तो यहाँ 3 वर्ष तक के कारावास से और 10,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित होगा। सेक्शन 23 में आ जाते हैं अपराध और शास्तियों के बारे में है। यहाँ पे अपराध कोई व्यक्ति नियोजित नहीं करेगा ऐसे व्यक्तियों को, या उल्लंघन करता है जिनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, तो अगर ऐसा नियुक्त करता है तो प्रथम दोष सिद्धि पे कितना होगा यहाँ पे बताएगा 3 वर्ष तक और 10,000 रुपये तक जुर्माने से, और पश्चातवर्ती दोष वृद्धि पे 5 वर्ष तक और 50,000 रुपये तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा। समुचित प्राधिकारी द्वारा सब क्लॉज 2 कहती है रजिस्ट्रीकरण के निलंबन के पश्चात सिद्ध दोष ठहराए जाने पर प्रथम अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति को क्या दंडित किया जाएगा? 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, या स्थायी रूप से पश्चातवर्ती स्थिति की दशा में रजिस्टर से स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा। किसको? रजिस्ट्रेशन को। सब क्लॉज 3 बोलती है इसकी कोई व्यक्ति धारा 4(2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी गर्भवती स्त्री का लिंग चयन के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीकी सहायता लेगा। प्रथम अपराध के लिए 3 वर्ष तक जुर्माने से 50,000 रुपये तक, पश्चातवर्ती अपराध के लिए 5 वर्ष और 1 लाख रुपये तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 24 में आ जाते हैं अपन। सेक्शन 24 कहती है प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के संचालन की दशा में अवधारणा क्या अवधारणा की जाएगी? ये अवधारणा की जाएगी, 3 पॉइंट आते हैं कि उसके पति या किसी नातेदार द्वारा विवश की गई थी महिला। दूसरा, ऐसा व्यक्ति धारा 23(3) के अधीन उपधारा के दुष्पीड़न के लिए दायी होगा। तीसरा, उस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध के लिए दंड नहीं होगा। जिस धारा में भी अपराध किया उस धारा में वो दंड नहीं होगा, जो भी संचालित करेगा उसके संबंध में। सेक्शन 25 कहती है अधिनियम या नियमों के उन उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति जिसके लिए किसी विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं है। तो मिसलेनियस अगर कोई अपराध करता है जिसके लिए इस अधिनियम में दंड नहीं है, तो वहाँ पे 3 माह का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और अतिरिक्त जुर्माने से भी प्रत्येक दिन के हिसाब से 500 रुपये प्रत्येक दिन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना भी लगेगा जब तक वो अपराध जारी रहता है। कंपनियों द्वारा अपराध 26 में बताया गया है, वो सेम प्रोविजन है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह एक जैसे रहते हैं। 27 में अपराध का संज्ञेय, आजमानती और असमनीय होना, ये ध्यान दीजिएगा, तीनों क्या है गंभीर हैं। संज्ञेय, आजमानती, असमनीय होना 27 बताती है। 28 कहती है अपराधों का संज्ञान कोई भी न्यायालय अपराध का संज्ञान समुचित प्राधिकारी द्वारा, केंद्र सरकार के समुचित प्राधिकारी द्वारा
या उस व्यक्ति द्वारा जिनसे अभिकथित अपराध परिवाद करने में कम से कम 15 दिन की सूचना बेहतर रीति में प्राधिकारी को दी गई, किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। तो 15 दिन पहले सूचित किया जाने के परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। कौन बेहद व्यक्ति कौन है? सामाजिक संगठन भी यहाँ पे परिवाद कर सकता है, समुचित प्राधिकारी भी परिवाद कर सकते हैं। महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल करेंगे, सब क्लॉज 2 कह देती है। 29 में आ जाते हैं अभिलेख का रखा जाना, पूरा रिकॉर्ड रखा जाना है, 2 वर्ष तक का रिकॉर्ड होना चाहिए हर सोनोग्राफी सेंटर पे, कहने का है क्लिनिक, अस्पताल या सलाह केंद्र पे 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, पूरा रिकॉर्ड, आधार कार्ड वगैरह लेते हैं, आप सबको पता है ये चीज़ें। तो अगर ये नहीं होगा तो अपराध माना जाएगा। तलाशी लेने और अभिलेखों आदि के अभिग्रहण करने की शक्ति सेक्शन 30 में दी गई है। तो यहाँ पे समुचित प्राधिकारी को पावर है, जो रजिस्ट्रेशन करता है वही प्राधिकारी यहाँ तलाशी ले सकता है, प्रवेश कर सकता है, परीक्षा कर सकता है, मोहर बंद कर सकता है, तमाम काम ही कर सकता है समुचित प्राधिकारी 30 में। तलाशी के संबंध में CRPC के प्रोविजन और बंद प्रावधान लागू होंगे, सब क्लॉज 2 कहती है, 30 की 31 कहती है सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई से संरक्षण किसको दिया जाएगा? केंद्रीय सरकार को दिया जाएगा, राज्य सरकार को दिया जाएगा, समुचित प्राधिकारी को दिया जाएगा, या केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को दिया जाएगा। इनको सद्भावपूर्वक कार्रवाई के संरक्षण दिया गया। सेक्शन 31 में 4 पदाधिकारी, उनका नाम याद रखना है। कठिनाइयाँ दूर करने का पावर 31A में दिया गया है। कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। कब तक कर पाएगा? तो ये देखिए वो 2 वर्ष से 3 वर्ष का यहाँ कॉन्सेप्ट है, 3 वर्ष का कॉन्सेप्ट है। अधिनियम लागू होने से 3 वर्ष तक कठिनाइयाँ दूर कर सकते हैं, और ऐसी कोई कठिनाइयाँ दूर की जाती हैं तो यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष इनको रखा जाएगा। ये सब क्लॉज 3 कहती है। नियम बनाने की शक्ति देखिए किसको है नियम बनाने की शक्ति? केंद्र सरकार का नियम है, केंद्र सरकार नियम बनाती है। यहाँ पे सेक्शन 32 में एक चीज़ और बताई गई है कि ऐसे नियमों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो ये पढ़ना जरूरी नहीं है, बस इतना जानिएगा केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति कौन सी धारा में? 32 में, इतना ध्यान रखना है। सेक्शन 33 कहती है विनियम कौन बनाता है? केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड जो है वो विनियम बनाता है सेक्शन 33 के अंतर्गत। सेक्शन 34 में नियमों विनियमों को संसद के समक्ष रखा जाना। संसद के समक्ष कितने दिन के अंदर रखा जाएगा? 30 दिन के अंदर रखा जाएगा। कॉमन बात है, यहाँ पे अलग धारा लिख दी है 34, उसमें ये लिखा है। तो इस तरह से यहाँ पे PNDT एक्ट के संबंध में अपन लोगों ने कुछ चर्चाएं की हैं। तो यहाँ पे आप थोड़े मुझे 1-2-3 क्वेश्चन बताइएगा। मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन मात्र पूछूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, भगवान करे इन्हीं 3 में से आपका आ जाए। पहला क्वेश्चन ये है कि PNDT एक्ट कब लागू हुआ? डेट बताना है, किस तारीख को लागू हुआ है, जल्दी बताइए। 1 जनवरी 1996। हाँ, 1 जनवरी 1996। दूसरा क्वेश्चन है एम्ब्रो भ्रूण के अंतर्गत कितने दिन का गर्भ आता है? भ्रूण के अंतर्गत, एम्ब्रो के अंतर्गत कितने दिन का गर्भ आता है, बताइए। दिन में बताइए, सप्ताह नहीं पूछा मैंने, दिन में बताइए। कितने दिन? 56। हाँ। लिंग चयन का प्रतिषेध कौन सी धारा में किया गया है? तीसरा क्वेश्चन, धारा 3A में। 3A केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड और राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड से संबंधित धाराओं के बारे में बताइए। सेक्शन 7 एवं 16A, ध्यान देना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ पे दंड बताइए जल्दी से, मैं एक दंड और पूछता हूँ आपसे, फिर मैं क्लोज करूँगा। एक दंड बताइए। अगर कोई व्यक्ति विज्ञापन निकालता है कि हमारे यहाँ लिंग निर्धारण करवा सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा, किस धारा में, और बताइए। सेक्शन 22 में लिखा है 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक के जुर्माने से। तो 5 क्वेश्चन अपन ने किए, इस तरह आप याद कीजिए। देखिए इसके शब्दों को मत पकड़िएगा, जब हम पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, और जब हम याद करते हैं तो वो चीज़ें अपन को पेपर में देखना है कि एक तो मार्जिनल नोट आ सकती है। अब दंड में इतनी लंबी इबारत थोड़ी पूछेंगे, वो ये पूछेंगे कितने वर्ष का दंड है, तो मार्जिनल नोट और दंड, अंदर की चीज़ें आप समझ लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप यहाँ पे याद करने की कोशिश कीजिए।